महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक अजीब तस्वीर दिख रही है। सरकार में साथ लेकिन चुनाव में आमने सामने। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना जो मिलकर राज्य की सत्ता चला रहे हैं, अब नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव में एक दूसरे को ही पटकनी देने में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का पलायन, टिकटों पर टकराव और नेताओं की बयानबाजी। महाराष्ट्र की महायुति में दरार अब खुलकर सामने आ गई है। तो दर्शकों, चलिए आपको बताते हैं कि मैदान से लेकर दिल्ली की दरबार तक की अंदरूनी खींचतान की पूरी कहानी। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों का तापमान चरम पर है, लेकिन इस बार मुकाबला विपक्ष बनाम सत्ता नहीं बल्कि सत्ता बनाम सत्ता है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना दोनों मिलकर सरकार में हैं, लेकिन चुनाव में दोनों एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने में लगे हैं। बता दें कि कल्याण डोंबिवली, जिसे शिंदे गुट का अभेद्य किला कहा जाता है, वहां बीजेपी ने शिंदे के कई पदाधिकारी अपने पाले में खींच लिए हैं। इससे शिवसेना के अंदर नाराजगी की आग भड़क उठी। सांसद श्रीकांत शिंदे ने पहली बार खुलकर बीजेपी के रवैये पर आपत्ति जताई है। ऐसे में यह नाराजगी सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी। अंबरनाथ और संभाजी नगर में शिंदे गुट की कमर तब टूट गई जब उनके 3 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें अंबरनाथ के कारोबारी और पुराने शिवसैनिक रूप सिंह दाल भी थे, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। तो वही संभाजी नगर में भी शिवसेना की महिला विंग प्रमुख शिल्पा रानी वाडकर और नगर पंचायत चुनाव में पार्टी की पूर्व प्रत्याशी आनंदा ढोके बीजेपी में चले गए। ऐसे में दर्शकों, ऐसा नहीं कि मामला शांत हुआ। डहाणू नगर परिषद में तो मुकाबला सीधा शिंदे की शिवसेना बनाम बीजेपी हो गया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार उतारकर मित्रता का मुखौटा पूरी तरह उतार दिया है। ऐसे में दर्शकों, इसी अंदरूनी घमासान की भनक दिल्ली तक पहुंची। कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की शिकायत की और पूछा, जब हम गठबंधन में हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं पर डाका क्यों? बताया जाता है कि शाह ने शांत रहने की सलाह दी और कहा, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे, लेकिन जमीन पर तस्वीर उल्टी ही दिखी। न तो खींचतान रुकी, न ही आरोप प्रत्यारोप। तो वही दर्शकों, पालघर जिले में भी राजनीतिक टेंशन हाई है। यह शिंदे गुट ने राजू माछी को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने भी उनके सामने दमदार उम्मीदवार उतार दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार शिंदे की शिवसेना को बीजेपी को रोकने के लिए दोनों एनसीपी गुटों समेत महायुति के कुछ घटक दलों का समर्थन भी मिला है। यानी सत्ता पक्ष में ही एक दूसरा सत्ता विरोधी मोर्चा तैयार हो चुका है। डहाणू की एक सभा में एकनाथ शिंदे ने पहली बार मंच से बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह अहंकार और एकाधिकार की राजनीति चल रही है। अहंकारी रावण की लंका जला देंगे। तो वही दर्शकों, शिंदे के इस रावण वाले बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा है कि हम प्रभु श्री राम में विश्वास रखते हैं। हमारे उम्मीदवार का नाम भी भरत है। लंका तो भरत ही जलाएगा। हम रावण के नहीं, राम के अनुयायी है। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस के इस जवाब ने राजनीतिक पारा और चढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार भले ही स्थिर दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि स्थानीय चुनाव ने गठबंधन की सिलाई उधेड़ दी है। दोनों दलों में अविश्वास बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं का पलायन जारी है और हर जिले में टिकट की जंग ने रिश्तों को कड़वा बना दिया है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, महाराष्ट्र की सत्ता में साथ चलने वाला ये गठबंधन स्थानीय चुनाव की आग से कब तक बच पाएगा? क्या दिल्ली बीच में आकर मामला संभालेगी या फिर महायुति की यह टूटन आने वाले विधानसभा चुनाव की भूमिका लिख रही है? ऐसे में इतना तय है कि राजनीति में दोस्त और दुश्मन दोनों ही स्थायी नहीं होते। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में जारी खींचतान के बीच राज्य सरकार के मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता दादा भुसे ने ऐसा दावा किया है जिसने महायुति के भीतर बेचैनी खुलकर सामने ला दी है। बता दें कि नंदुरबार में स्थानीय निकाय चुनाव की रैली में बोलते हुए दादा भुसे ने कहा है कि आज भी अगर जनता से पूछा जाए उनके दिल में कौन मुख्यमंत्री है, तो जवाब सिर्फ एकनाथ शिंदे होगा। किस्मत में जो लिखा है, हम जल्द ही शिंदे साहब को नेतृत्व करते देखेंगे। ऐसे में दर्शकों, दादा भुसे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महायुति सरकार के भीतर मतभेद लगातार सुर्खियों में है।
बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही निकाय चुनाव से पहले अपने अपने पाले मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन सियासी जमीन पर खींचतान अब मंच से बयानबाजी तक पहुंच गई है। बता दें कि बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की सत्ता कई उतार चढ़ाव देख चुकी है और अब जब नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव करीब है, सीट बंटवारा, स्थानीय समीकरण और अंदर खाने का असंतोष सब मिलकर गठबंधन की कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। दादा भुसे के बयान को राजनीतिक गलियारों में शिंदे की पोजीशनिंग, बीजेपी पर दबाव और निकाय चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो वही दर्शकों, उधर हिंगोली में राजनीतिक तापमान और भी तेज है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच बुधवार को शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर के घर पर पुलिस की छापेमारी ने पूरे जिले में हलचल बढ़ा दी है। शिंदे गुट का आरोप ये भी है कि ये कार्रवाई बीजेपी द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने कहा है कि करीब 100 पुलिस वाले मेरे घर पर आए, बिना वजह तलाशी, ये सब राजनीतिक दबाव में हो रहा है। चूंकि गृह विभाग बीजेपी के पास है, इसलिए सब उनकी मंजूरी से चल रहा है। दर्शकों, बांगर के आरोपों ने बीजेपी शिंदे गुट की दरार को और उजागर कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले शिंदे गुट के ही एक और विधायक नीलेश राणे ने भी पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक बदले से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा था। अब हिंगोली में छापेमारी ने चुनावी खेमों में अविश्वास और बढ़ा दिया है। हिंगोली में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। उम्मीदवारों का चयन, जातीय समीकरण और सत्ता में हिस्सेदारी, इन मुद्दों पर दोनों दलों के बीच पहले से ही जारी तनाव अब एक्शन बनाम रिएक्शन के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं, वही गृह मंत्रालय की कमान बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के पास। इस वजह से शिंदे गुट को लगता है कि पुलिस कार्रवाई सीधे बीजेपी की मंजूरी या दबाव में हो रही है। ऐसे में दादा भुसे का बयान और हिंगोली में पुलिस कार्रवाई, दोनों घटनाएं मिलकर यही संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति निकाय चुनाव से पहले एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसे में दर्शकों, क्या आने वाले दिनों में महायुति सरकार के भीतर और मतभेद खुलकर सामने आएंगे? क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सक्रिय हो रहे हैं? और क्या बीजेपी शिवसेना की साझेदारी निकाय चुनाव की गर्मी झेल पाएगी? इन सवालों पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। तो दर्शकों, दादा भुसे के बयान से लेकर हिंगोली की छापेमारी तक महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त तेजी से बदल रही है। निकाय चुनाव के नतीजे सिर्फ स्थानीय समीकरण ही नहीं, बल्कि महायुति के भविष्य की दिशा भी तय कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी की आग भड़क उठी है। शिवसेना ठाकरे गुट के कद्दावर नेता संजय राउत ने नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव में पैसे की बाढ़ का आरोप लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राउत का दावा है कि शिंदे के 35 विधायक टूटने की कगार पर है। ऐसे में दर्शकों, क्या चुनावी जमीन पर सचमुच मनी पावर का महायुद्ध छिड़ा है? हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत जहां बयान अब गोलियों की तरह चल रहे हैं और इस बार निशाने पर है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूरी महायुति सरकार। चुनावी मौसम गर्म है और संजय राउत का ताज़ा बयान इस राजनीतिक तापमान को और ऊपर ले गया है। बता दें कि संजय राउत आज 1 महीने बाद बीमारी से उबरकर मीडिया के सामने आए, लेकिन जैसे ही सामने आए वापसी नहीं, सीधे हमला किया है। उनके आरोप साफ है, महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव में पहले कभी इतना पैसा नहीं बहाया गया जितना इस बार बहाया जा रहा है। संजय राउत ने कहा है कि 10-12 करोड़ रुपए एक एक सीट पर बहाए जा रहे हैं, 5-6 हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं। यह लोकतंत्र है या पैसे का मेला? चुनाव आयोग को तुरंत दखल देना चाहिए। इसके साथ ही संजय राउत सिर्फ चुनावी खर्च पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी 3 दल आपस में ही मुकाबले में उतरे हैं और जो खेल चल रहा है वह सिर्फ सत्ता को बचाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को गिराने का है। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा धमाका संजय राउत के उस दावे ने किया जो आज पूरे राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। संजय राउत ने कहा है कि शिंदे के 35 विधायक टूट जाएंगे। यह केवल मेरा दावा नहीं, इसकी तैयारी खुद बीजेपी कर रही है और रविंद्र चौहान को प्रदेश अध्यक्ष इसी काम के लिए बनाया गया है। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के इस बयान ने चुनावी शोर में राजनीतिक बम फोड़ दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा था, मुझे 2 दिसंबर तक महायुति को बचाए रखना है। और इसी बयान पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या गठबंधन सचमुच खतरे में है? इसके साथ ही संजय राउत ने और भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट शिवसेना नहीं
बल्कि बीजेपी की बनाई हुई पार्टी है और अब वही बीजेपी अपने ही बनाए साथियों को साइडलाइन करने की तैयारी में है। राउत ने हमला बोलते हुए कहा है कि हम शिंदे की पार्टी को शिवसेना मानने को तैयार नहीं हैं। वे सोचते हैं कि दिल्ली के 2 नेता उनके साथ है, लेकिन वे किसी के साथ नहीं रहते। संजय राउत का हमला यही खत्म नहीं हुआ, उन्होंने उन बयानों पर भी निशाना साधा जिसमें मंत्री खुले शब्दों में कहते दिखे 1 तारीख को लक्ष्मी दर्शन होगा, मतलब चुनाव से ठीक 1 दिन पहले पैसा आने के संकेत है। राउत ने यह भी कहा है कि इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है और किसके लिए बहाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया पैसे की इस होड़ ने महाराष्ट्र की चुनावी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। राजनीति का सादापन पूरी तरह खत्म हो गया है, मर्यादा की कोई सीमा नहीं बची। इतने करोड़ रुपए खर्च करके किसके लिए लड़ रहे हो? यह राज्य की चुनावी संस्कृति का विनाश है। ऐसे में दर्शकों, इस समय महायुति के भीतर मतभेदों की खबरें तेज है, चुनाव सिर पर है, दाव बड़ा है और हर पार्टी हर कीमत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। लेकिन संजय राउत के दावों के बाद अब सवाल बड़ा है, क्या महाराष्ट्र में वाकई मनी पावर का ऐसा दौर शुरू हो गया है जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए? और क्या शिंदे खेमे में सचमुच टूट की घंटी बज चुकी है? आने वाले दिनों में शिंदे गुट और बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। लेकिन संजय राउत के दावों ने चुनावी हवा में नया तूफान ला दिया है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। लोकसभा के भीतर 2 दिनों से चला आ रहा गतिरोध अब थमता दिख रहा है। स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में आज सत्ता और विपक्ष के बीच हुई अहम बैठक में सहमति बनी है कि अगले हफ्ते सदन 2 बड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनाव सुधार। दिलचस्प बात यह है कि वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो दर्शकों, आइए जानते हैं इस खबर में संसदीय गणित क्या बताता है। बता दें कि लोकसभा के गलियारों में 2 दिनों से छाए कोहराम, शोर और नारेबाजी के बाद मंगलवार को आखिरकार एक लंबी बैठक ने हल निकाल दिया। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सत्ता और विपक्ष के नेताओं की इस बैठक में संसद के कामकाज को आगे बढ़ाने पर सर्वसम्मति बनी और सहमति भी ऐसे मुद्दों पर जिनसे न सिर्फ सियासत का तापमान बदलेगा बल्कि संसद का माहौल भी। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि 8 दिसंबर यानी अगले सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी और सबसे अहम, यह चर्चा की शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यह वही वंदे मातरम है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के भीतर जज्बा भरा और आज भी एकता, सम्मान और राष्ट्र भावना का मजबूत प्रतीक है। तो वही दर्शकों, विपक्ष में बैठी कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोंडिकुनिल सुरेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि BSC की बैठक में तय हुआ है कि सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे और मंगलवार बुधवार को चुनाव सुधारों पर विस्तृत बहस होगी। जरूरत पड़ी तो चर्चा का समय बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे में वंदे मातरम के अगले ही दिन 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में देश की चुनाव व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के विषय पर व्यापक बहस होगी। मतदाता सूची में गड़बड़ियों से लेकर चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार, चुनाव आयोग की जवाबदेही से लेकर राजनीतिक पार्टियों के खर्च तक संसद में इस पर लंबे समय से चर्चा की मांग की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के नेता की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ है कि सोमवार दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर चर्चा होगी और मंगलवार से चुनाव सुधारों पर। सरकार चाहती है कि ये चर्चा सकारात्मक और सार्थक हो। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल सोमवार और मंगलवार को 2 सदन में लगातार अवरोध का वातावरण बना रहा। विपक्ष मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर लगातार हंगामा करता रहा। विपक्षी दलों का आरोप था कि नाम काटने और जोड़ने की प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं और सरकार इस पर चर्चा करने से बच रही है। तो वही सत्ता पक्ष का कहना था कि सभी सवालों का जवाब सदन के भीतर दिया जाएगा, बशर्ते चर्चा शुरू हो सके। ऐसे में स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष, इन तीनों के बीच कई मुद्दों, कई दौर की मीटिंग के बाद आखिरकार आज माहौल सहज हुआ और चर्चा का रास्ता साफ हुआ। दर्शकों, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, यह राजनीतिक और भावनात्मक दोनों रूपों में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जहां एक और विपक्ष चुनाव सुधार जैसे मुद्दे वाले विषय पर सरकार को घेरना चाहता है,
वही सरकार वंदे मातरम को केंद्र में रखकर सदन में एक राष्ट्र भावना आधारित शुरुआती माहौल बनाना चाहती है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि यह संयोजन आने वाले शीतकालीन सत्र की दिशा तय कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वंदे मातरम पर चर्चा एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है। उससे अगले ही दिन चुनाव सुधारों की बहस यह दिखाता है कि सरकार और विपक्ष दोनों अब सदन में टकराव के बजाय बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें सोमवार पर टिकी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या वंदे मातरम पर बहस सदन का माहौल शांत करेगी? क्या चुनाव सुधारों पर 3 दिन तक चलने वाली चर्चा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव की तरफ कदम बनेगी, या फिर सदन एक बार फिर पुराने गतिरोध की तरफ लौट जाएगा? संसद के इस सत्र के अगले 4 दिन अब बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। तो दर्शकों, अगले सप्ताह लोकसभा में 2 बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण चर्चाएं होने जा रही है। एक राष्ट्र भावना से जुड़ी, दूसरी लोकतंत्र की बुनियाद से, और दोनों ही ऐसे मोड़ पर जब राजनीतिक तापमान अपने उच्च स्तर पर है। क्या संसद इस बार उत्पादक साबित होगी? इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में नगर पालिका परिषदों की 246 सीटें, 42 नगर पंचायतें और 2 दिसंबर को होने वाला बड़ा स्थानीय जनमत। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? उद्धव ठाकरे के मातोश्री से चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंपेन की और महायुति नेताओं के तूफानी दौरे की। क्या ये चुनावी MUA बनाम महायुति नहीं बल्कि AC बनाम जमीन की लड़ाई बन चुकी है? तो दर्शकों, चलिए चलते हैं हमारी रिपोर्ट की ओर। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव ने राज्य की राजनीति के पारे को हाई वोल्टेज कर दिया है, जहां महायुति के तीनों बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गांव-गांव घूम रहे हैं। वही शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे मातोश्री में ही मोर्चा संभाले हुए हैं। यही सवाल अब राजनीति के बीचों बीच खड़ा है। क्या उद्धव ठाकरे को ग्रामीण महाराष्ट्र में दिलचस्पी नहीं, या फिर शिंदे गुट की जमीनी पकड़ उन्हें बाहर निकलने से रोक रही है? बता दें कि मंच पर भीड़, नेताओं के भाषण, गाँव की रैलियां, बैरिकेडिंग, ढोल ताशे, पोस्टर वॉर के शॉट। ऐसे में दर्शकों, आपको जानकारी दे कि चुनावी पिच पर महायुति ने पूरा दम झोंक दिया है। 5-5 सभाएं रोज, 100 किलोमीटर रोड शो और लगातार सोशल मीडिया कैंपेन। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही दावा कर रहे हैं कि MUA का ग्राउंड अब फिसल चुका है। लेकिन दर्शकों, असली तीर चला है शिवसेना नेता संजय निरुपम ने। संजय निरुपम ने अपने बयान में कहा है कि उद्धव ठाकरे का नकारापन देखिए, चुनाव में जाना चाहिए खेतों खलिहानों की तरफ, लेकिन साहब AC हॉल से ही राजनीति चला रहे हैं। हारेंगे तो बोलेंगे वोट चोरी हो गई, EVM घोटाला हो गया, निकम्मों की भगवान भी मदद नहीं करते। ऐसे में दर्शकों, संजय निरुपम के इस बयान ने चुनावी तापमान को और अधिक गर्मा दिया है। MUA ने इसे व्यक्तिगत हमला कहा तो महायुति इसे जमीनी हकीकत बताकर मुस्कुराती नजर आई है। लेकिन हमला यही खत्म नहीं होता। बीजेपी नेता राम कदम ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो जमीन पर गए ही नहीं, जो सिर्फ औपचारिकता के लिए निकले, उनको हारने पर वोट चोरी कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। AC में बैठकर वोट मांगने का ये नया मॉडल महाराष्ट्र नहीं मानता। ऐसे में दर्शकों, महायुति की रणनीति साफ है। उद्धव ठाकरे को स्टूडियो आधारित नेता और शिंदे को ग्राउंड पर लड़ने वाला मराठी मानूस के रूप में पेश करना। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता की मशीनरी, धनबल और दबाव की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनके अनुसार स्थानीय चुनाव को MLA MP का चुनाव मत समझिए, ये जनता का चुनाव है और जनता गुस्से में है। हालांकि MUA की चुनौती यही है कि उनके बड़े नेता एकजुट होकर निचले स्तर पर उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं जितना महायुति का नेतृत्व दिख रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र का यह चुनाव सीधा सीधा शहरी बनाम ग्रामीण नहीं है, यह संगठन बनाम इमोशन की लड़ाई है, जहां महायुति का दावा है कि उनकी सरकार ने विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाया। वही MUA कहता है कि शिंदे की सरकार सिर्फ तो तोड़फोड़ और सत्ता कब्जे की राजनीति करती है। तो वही उधर स्थानीय पंचायतों में पारिवारिक दावे, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे इन सब लड़ाई को और जटिल बनाए रहे हैं। कई इलाकों में महायुति के स्टार प्रचारक भीड़ खींच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सीधे जनता से नहीं, मीडिया की नजर से जनता तक पहुंचने की रणनीति अपना चुके हैं। ये तरीका क्या कारगर होगा, या ग्राउंड की लड़ाई ग्राउंड पर ही जीत ली जाएगी, इसी पर टिकी है 2 दिसंबर की चुनावी सुबह। तो दर्शकों, क्या महाराष्ट्र का यह स्थानीय चुनाव 2027 की राजनीति का ट्रेलर है, और क्या AC बनाम ग्राउंड की बहस
नतीजों पर असर डालेगी, इसका जवाब ईवीएम नहीं महाराष्ट्र की जनता देगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में जारी नगर निकाय चुनाव के बीच राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आज सरकार और चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आरोप गंभीर है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, बीएलओ की कार्यशैली पर सवाल और बैग में कथित कैश ले जाने तक का जिक्र। ऐसे में दर्शकों, आरोपों का पारा इतना चढ़ा कि ठाकरे ने चुनाव आयोग को सर्कस तक कह दिया है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं पूरी खबर कि महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में विपक्ष बनाम सरकार के बीच क्या घमासान मचा हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पारा किसी चुनावी रैली से ज्यादा तेज है और इसकी वजह है शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे सरकार और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोपों की शुरुआत वोटर लिस्ट से और समापन लोकतंत्र को मारने तक। टोन वही, तल्ख, आक्रामक और तीर सीधे निशाने पर। बता दें कि आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सब जानते हैं कि वोटर लिस्ट में देरी हुई, डाउनलोड करने में परेशानी थी, हमने चुनाव आयोग को पत्र दिया, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है एक तरह का घोटाला है, चुनाव आयोग एक सर्कस बन गया है। ऐसा कहते हुए आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है। आदित्य का दावा है कि गड़बड़ी छोटी नहीं है, 14 लाख से ज्यादा डबल वोटरों की एंट्री सामने आ चुकी है और यह सिर्फ संख्या की बात नहीं। वे आरोप लगाते हैं कि इस गड़बड़ी ने चुनाव प्रक्रिया को धीमा कर दिया है और इसे ठीक करना आयोग की जिम्मेदारी थी, पर ऐसा हुआ नहीं। उनका कहना है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके डेथ सर्टिफिकेट तक जमा किए गए, फिर भी उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए गए। सवाल ये है कि क्या मृत मतदाताओं के नाम पर कोई वोटिंग कर रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमने कई बार कहा है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम हटाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यह सिर्फ गड़बड़ी है, लोकतंत्र को मार डालने का काम है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट पर सवालों के बाद उनके निशाने पर आए बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को बीएमसी का बीएलओ बनाया गया है वे न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं, और इतनी गंभीर जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर कैसे। उनका तर्क है कि यह एक तकनीकी, संवेदनशील और बेहद महत्वपूर्ण काम है और अगर बीएलओ ही ठीक तरह से काम न करे तो पूरी चुनाव प्रक्रिया सवालों में आ जाएगी। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बीएलओ बनकर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यह काम गंभीर है। चुनाव आयोग बताए कि वे किस बात की पेमेंट ले रहे हैं। इसके साथ ही दर्शकों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे सनसनीखेज हिस्से में आदित्य ठाकरे ने बैग वाली एंट्री जोड़ दी। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान कुछ लोग बैग लेकर घूम रहे हैं, उसमें क्या है कोई नहीं जानता। और फिर उन्होंने कटाक्ष किया, क्या यह वही बैग है जो कुछ नेताओं को सूरत और गुवाहाटी ले गया था। दर्शकों, यह बयान सीधे बीजेपी पर तंज था, लेकिन शब्द चुनकर तीखे अंदाज में। आदित्य ठाकरे ने बताया कि मालवन में बैग दिखा, क्या उसमें वही था जो सूरत और गुवाहाटी जाते समय था। यह सवाल हम नहीं, बीजेपी पूछ रही है। ऐसे में दर्शकों, विवाद यही खत्म नहीं हुआ है। आदित्य के मुताबिक बीएमसी चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट आनी है उसमें 1 जुलाई 2025 के बाद किसी नए मतदाता का नाम शामिल नहीं होना था, लेकिन उनकी रिसर्च टीम का दावा है कि 1 जुलाई के बाद भी कुछ खास नाम जोड़े गए हैं। यानी खेल सिर्फ डबल वोटरों का नहीं, नई एंट्रीज का भी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि ठाकरे का आरोप है कि राज्य के मुख्यमंत्री भी चुनाव आयोग से नाराज है। उनका तंज था, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, यानी आयोग वही कर रहा है जो सरकार चाहती है, फिर भी सीएम नाराज क्यों। आदित्य का दावा है कि अगर वोटिंग की तारीख बढ़ाई गई है तो आयोग को साफ साफ बताना चाहिए क्यों, वरना यह शंका और गहरी हो जाती है। आदित्य ने यह भी कहा है कि अब या तो वोटर लिस्ट निर्दोष होगी या चुनाव आयोग दोषी होगा। तारीख क्यों बढ़ाई, कोर्ट को बीच में आना पड़े तो इसका मतलब क्या है। तो दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति पहले ही 2 ध्रुवों में बटी हुई है, लेकिन इन आरोपों के बाद मतदाता सूची की साख भी सवालों के घेरे में है। 14 लाख डबल वोटर, नए नामों की एंट्री, मृत मतदाताओं के नाम और सबसे बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर सर्कस चलाने का। अब गेंद आयोग और सरकार के पाले में है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये विवाद सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या वाकई चुनाव प्रक्रिया की साख दांव पर लग चुकी है। ऐसे में दर्शकों, आदित्य ठाकरे के आरोपों के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। अब नजर इस पर है कि चुनाव आयोग इसका क्या जवाब देता है।
और क्या इससे निकाय चुनाव की विश्वसनीयता पर कोई असर पड़ता है? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बैनर से हिल गई है। चुनाव नजदीक हो तो पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं रहते, संदेश बन जाते हैं, संकेत बन जाते हैं और कई बार हथियार भी। ऐसा ही एक बैनर इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा कर रहा है, जहां डिप्टी CM एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, शिवसेना UBT ने इसे लेकर एकनाथ शिंदे गुट पर तीखा हमला बोल दिया है। तो दर्शकों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। बता दें कि उमरगा नगर परिषद के चुनाव से जुड़ा ये बैनर, लेकिन असर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति तक। एक ही फ्रेम में एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और साथ में साफ साफ चमकता धनुष्यबाण शिंदे गुट का आधिकारिक चुनाव चिन्ह। ये तस्वीर इसलिए विवाद पैदा करती है क्योंकि 2022 में बगावत के वक्त शिंदे गुट ने कहा था, हम कांग्रेस से दूरी बनाए रखने और बाला साहब के विचारों की रक्षा के लिए निकले हैं। और अब दर्शकों, वही कांग्रेस नेता, वही चेहरे उसी बैनर पर शिंदे के साथ। ये सवाल उठाने वाला है शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे। दर्शकों, आपको बता दें कि अंबादास दानवे ने कहा है कि कांग्रेस नहीं चलेगी कहकर घूम आए और अब एक ही बैनर पर खड़े हैं। ये साफ दिखाता है कि बाला साहब के विचारों को किस तरह खुंटी पर टांग दिया गया है। अंबादास दानवे ने अपने पोस्ट में शिंदे पर सिर्फ निशाना नहीं साधा, बल्कि BJP और केंद्रीय नेतृत्व को भी घेरा। पोस्ट में उन्होंने अमित शाह और महाराष्ट्र BJP को टैग किया। मानो सीधे सवाल ही पूछा हो कि क्या यही है महायुति का असली चेहरा। बैनर में लिखा है, शिवसेना, कांग्रेस, लहुजी शक्ति सेना, रैयत क्रांति और मित्र शहर विकास पैनल के उम्मीदवार। यानी स्थानीय स्तर पर ऐसा तालमेल जो महायुति की शीर्ष राजनीति से बिल्कुल उलट दिखाई देता है। ऐसे में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह वही ग्राउंड पॉलिटिक्स है जहाँ समीकरण विचारधारा नहीं बल्कि जातीय, सामाजिक और स्थानीय गणित से बनते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें जरूर बड़े सवाल खड़े कर देती है, खासकर तब जब पार्टी के शीर्ष नेता खुद कांग्रेस को लगातार कोसते रहे हो। ऐसे में अंबादास दानवे का यह हमला सिर्फ बैनर तक सीमित नहीं रहा, उनके निशाने पर शिंदे की पूरी राजनीतिक यात्रा भी रही। अंबादास दानवे ने कहा है कि दिल्ली के डर से सब हो रहा है। शिंदे ने बगावत इस नाम पर की कि कांग्रेस नहीं चलेगी और आज कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दानवे ने यह भी लिखा है कि इसे ही कहते हैं पैरों तले अंधेरा। सीधे शब्दों में, नेता बाहर विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन जमीन पर उनका ही संगठन उल्टे समीकरण बना लेता है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में इस बैनर को लेकर गंभीर चर्चा है। क्या यह महायुति में बढ़ते असंतोष का संकेत है या फिर सिर्फ स्थानीय राजनीति का दबाव? अगर यह तालमेल सिर्फ उमरगा तक सीमित है तब भी सवाल बड़े हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई जिलों से इसी तरह के पोस्टर और समझौते की तस्वीरें सामने आ चुकी है। इसका सीधा सीधा असर BJP शिंदे गठबंधन पर पड़ता है, क्योंकि BJP लगातार कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक कैंपेन चला रही है और वही उसकी सरकार का ही एक हिस्सा कांग्रेस के साथ स्थानीय उम्मीदवार उतार रहा है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र में महायुति ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और। बैनर इसकी पोल खुलता है। यह सिर्फ एक पोस्टर का विवाद नहीं बल्कि गठबंधन की दिशा पर बड़ा सवाल भी है। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर भी तूफान ला दिया है। बैनर वायरल है और साथ ही वायरल है वो सारे तंज जो बाला साहब की विचारधारा बनाम राजनीतिक सुविधा की बहस को फिर से जिंदा कर रहे हैं। शिंदे गुट ने अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक माहौल साफ दिख रहा है। लोकल चुनाव का बैनर स्टेट की राजनीति का बारूद बन चुका है। उमरगा की इस एक तस्वीर ने महायुति में खामोश टकराव को जोरदार सुर दे दिया है और जैसे जैसे नगर परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव करीब आएंगे, ऐसे पोस्टर और ऐसे सवाल शायद और भी ज्यादा दिखाई देंगे। तो दर्शकों, ये थी हमारी खास रिपोर्ट, एक चुनावी बैनर और उससे निकली सियासत जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आगे इस मुद्दे पर शिंदे गुट क्या सफाई देता है और बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में समीक्षा बैठक बुलाई, लेकिन इससे पहले ही बैठक के बाहर हंगामा हो गया। नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और एक नेता ने तो हाथ के इशारे से गोली मारने तक की धमकी दे दी।
ये मामला हाईकमान तक पहुंच चुका है। क्या है पूरा विवाद, आइए दर्शकों जानते हैं ये खबर विस्तार से। बता दें कि दिल्ली का इंदिरा भवन और कांग्रेस पार्टी की वो समीक्षा बैठक जिसमें होना था चुनावी हार का आत्मविश्लेषण, लेकिन इससे पहले ही बिहार कांग्रेस का दर्द गुस्से में बदल गया। आवाजें ऊंची हुई और फिर फूट पड़ा तगड़ा विवाद। दर्शकों, सूत्र बताते हैं कि विवाद हुआ बिहार के वैशाली से उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव और पप्पू यादव खेमे के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच। कहा सुनी इतनी बड़ी कि संजीव ने हाथ के इशारे से गोली मारने की धमकी दे डाली। एक उम्मीदवार की नज़र में ये बस चुनावी टिकटों पर बाहरी लोगों के दखल का गुस्सा था, लेकिन इशारों की ये गर्मी सीधे हाईकमान तक पहुंच गई है। सूत्रों के दावे के मुताबिक संजीव ने वेटिंग रूम में खुलेआम धमकी दी है। कहा कि बाहर के लोगों को बुलाकर टिकट दिया जाता है, लेकिन दर्शकों इंजीनियर संजीव ने इस पूरे विवाद को झूठ करार दे दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है और न कोई विवाद हुआ, न किसी को धमकी दी। इंजीनियर संजीव ने यह भी बताया कि कुछ खबरें चल रही है कि मैंने किसी को जान से मारने की धमकी दी। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, न कोई गोली बंदूक की बात हुई, यह सब झूठ मनगढ़ंत अफवाहें है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल बैठक में शामिल लगभग हर उम्मीदवार का दर्द एक जैसा था। कई उम्मीदवारों ने कहा उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति के स्तर पर कमियां गंभीर रही, इसलिए हाईकमान तक अपनी नाराजगी पहुंचाने की होड़ लगी थी। इसी अफरा तफरी में नेताओं के सुर तेज हुए और बात बढ़ गई। दर्शकों, घटना की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी दे दी गई है। सूत्रों का दावा है कि हाईकमान इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। चुनाव में हार और उस हार की समीक्षा की बैठक में हंगामा, ये कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों को साफ दिखाता है। ऐसे में दर्शकों, केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने एक एक करके विधायकों से फीडबैक लिया, हारे हुए प्रत्याशियों से 10-10 के समूह से बात की है। बैठक में बिहार कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद थे, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, तारिक अनवर, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। हर किसी के अपने सवाल, अपने तर्क और अपनी शिकायतें थी, लेकिन हार का जिम्मेदार कौन, ये सवाल अब भी कांग्रेस के कमरे दर कमरे घूम रहा है। कई नेता मानते हैं कि बिहार में गठबंधन की रणनीति बिखरी रही। उम्मीदवारों के चयन से लेकर कैंपेन मैनेजमेंट तक कई मोर्चों पर कांग्रेस पिछड़ गई। कुछ नेताओं ने संगठन को निशाने पर लिया, तो कुछ ने अलग अलग गुटों की राजनीति को। यह फीडबैक अब हाईकमान के सामने है, ऐसा भी एक उम्मीदवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है। लेकिन दर्शकों, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन नाराजगियों को जोड़ पाएगी या फिर अंदर की कलह बिहार में हार के बाद पार्टी को और कमजोर करेगी। इंदिरा भवन में गूंजते ये सवाल आने वाले महीनों में कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव की टोन सेट कर सकते हैं। तो बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक से पहले ही हंगामा हो गया। धमकी, आरोप और अफवाहों ने माहौल गर्मा दिया। अब नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस विवाद पर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल कांग्रेस में समीक्षा के नाम पर शुरू हुई बहस अब खुद ही समीक्षा का मुद्दा बन गई है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।